हाँ हाँ मैं खोलूंगा। बच्चे कह रहे थे मतलब जो वीडियो सुन रहे ना यूट्यूब पे, उन्होंने बोला कि थोड़ी आवाज़ ना कम आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा माइक को ऊपर सेट करूं। अभी दिख रहा है क्या माइक? चलो, चैप्टर का नाम क्या है हमारे? एक दल प्रभुत्व। वन पार्टी डोमिनेंस। देखो, आपको याद होगा हमने एक अभी फर्स्ट चैप्टर अपना जो किया था, है ना, ये हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की 12th की सेकंड बुक का है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसमें हमने 3 चैलेंजेस के बारे में बात की थी। पहला चैलेंज कौन सा था? राज्य राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उसके अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी थी। पहली चीज क्या थी? पार्टीशन। दूसरी चीज क्या थी? रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स। और तीसरी चीज थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन। तीनों ही जो हमारे शूट था, हमने पूरे चैप्टर का शूट कर लिया था और इसको 3 पार्ट में बांट के हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तीसरा पार्ट आज ही अपलोड किया है, देख लेना एक बार, ठीक है? अगर वो चीजें समझ नहीं आ रही, और जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपके स्कूल मेट्स है, जो ट्यूशन नहीं आते और दूर रहते हैं, आसपास एरियाज में नहीं रहते, आप उनको इसका रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है, कि आप इसमें देख सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, 3 तीनों पार्ट में एक एक करके, पहले पार्ट में पार्टीशन समझा दिया, दूसरे पार्ट में रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट, और तीसरे पार्ट में हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है। आज हम अपने जो आजादी के बाद दूसरी चुनौती थी, कौन सी चुनौती थी बताओगे जरा मुझे? कौन सी थी? लोकतंत्र। जो लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी की चुनौती थी, उसको हम देखेंगे, ठीक है? अब डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लोकतंत्र। सब बढ़िया, हाँ, सबसे फैज ने बिल्कुल सही बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चुनाव। क्योंकि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो किस वर्ड से बना है? डेमोक्रेसिया। और डेमोस मतलब होता है लोग, क्रेसिया मतलब क्या होता है? शासन। तो लोगों का शासन, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। हिंदी में भी सीधा सीधा मतलब निकला लोकतंत्र। लोक मतलब लोग, और तंत्र मतलब होता है सिस्टम, है ना, कोई व्यवस्था। तो जो लोगों की व्यवस्था हो। अब लोगों की व्यवस्था कैसे हो सकती है? लोकतंत्र 2 तरह का होता है। एक है ना, डेमोक्रेसी के टाइप 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जिसमें लोग खुद पार्टिसिपेट करें, किसके अंदर? चुनाव। चुनाव के अंदर तो नहीं, उसको तो इलेक्शन हम बोल देंगे, कि डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, लोकतंत्र 2 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तभी आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। इधर देखिए, एक होगा डायरेक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष। और एक क्या होगा? इनडायरेक्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष। अब ध्यान से सुनना है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें लोग खुद पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल डिसीजंस में। जैसे क्या होता था, ध्यान से सुनिए। जैसे एंशियंट टाइम में एक ग्रीक, यूनान करके एक देश हुआ करता था। वहां पे छोटे छोटे सिटी स्टेट थे, उनकी पॉपुलेशन कम थी। तो वो अपनी स्टेट, अपने नगर के लिए जो भी फैसले लिए जाने, पॉलिटिकल राजनीतिक निर्णय लिए जाने, वो खुद पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन क्या थी? जनसंख्या क्या थी? कम थी। पर अभी बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप खुद देखिए, आप इतने बड़े एरिया में रहते हैं जहां पर लाखों लोग रहते हैं, तो क्या ये लाखों लोग अपने पार्लियामेंट सीट पर बैठ पाएंगे? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने में से ही कोई एक व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन के लिए चुन लेते हैं, प्रतिनिधित्व के लिए चुन लेते हैं। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज कहीं पर है? क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में लोकल गवर्नमेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो पंचायत जो होती है उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं। क्योंकि गांव के लिए जो भी राजनीतिक फैसले लिए जाने हैं, उसमें गांव वाले खुद से आके पार्टिसिपेट कर देते हैं। देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में या
कोई गांव में बच्चा गांव से बिलोंग करता हो तो उसमें ये आपने देखा होगा, देखा है ना। तो अभी हम घूम फिर के वापस अपने टॉपिक पे आए। तो इंडिया की दूसरी आजादी के बाद दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र। अब लोकतंत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? चुनाव कराना। तो चुनाव होना बहुत जरूरी है, तो हम उसी के बारे में हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन चैप्टर का नाम तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, लग रहा है ना। तो ऐसी क्या बात है कि चैप्टर का नाम क्या है? एक दल प्रभुत्व का दौर, ईरा। यहां पे एक शब्द लिख लेना चाहें, ईरा ऑफ वन पार्टी सिस्टम। मतलब चुनाव जो हुए, हम पढ़ेंगे पहले पहले चुनाव कब हुए, दूसरे चुनाव कब हुए, और वो चुनाव किसने कराए, कैसे कराए, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब चुनाव जो हुए, तो चुनाव कराना शुरू के 3 चुनावों में केवल एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहा पूरे चुनावों में। किसका? कांग्रेस पार्टी का। तभी लोगों को ये समझ नहीं आया कि ये इंडिया जो कि एक मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी है, बहुदलीय लोकतंत्र है, क्या भारत में एक ही दल है, एक ही पार्टी है? कितनी है? बहुत सारी पार्टी है, बहुत सारी नेशनल पार्टी भी और बहुत सारी स्टेट पार्टीज भी। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो जो इंडिया मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम है, वहां पे ऐसा कैसे हो रहा है केवल एक ही पार्टी बार बार इलेक्शन में बहुत ज्यादा मार्जिन से जीते चले जा रही है, अपनी सरकार बना रही है, ठीक है। इसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि भारत में जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? चुनाव हुए। वो चुनाव कराएगा कौन? चुनाव कौन कराएगा, कोई बता सकता है मुझे? चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्शन कमीशन। अब जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन भी कहां पर होगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं होगा, तब तक इलेक्शन कमीशन कैसे होगी? तो हमारा संविधान जो है वो कब बनकर तैयार हुआ है? हाँ, वैसे तो हाँ, ये मान सकते हो। हम बात करते हैं 1950 में हमारे संविधान को क्या किया हमने? इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, इनफोर्स किया। उसके बाद उसी के अंदर संविधान के आर्टिकल, इधर देखो, आर्टिकल 324 से लेके 329 तक जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है। आप केवल 349 324 भी देख सकते हैं। तो 324 में किसके बारे में दे रखा है? इलेक्शन कमीशन के बारे में, कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, स्वतंत्र संस्था होगी, जो भारत में क्या कराएगी? चुनाव कराएगी। समझे? तो भारत में इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई, बता सकता है कोई मुझे? हाँ जी, इलेक्शन कमीशन की स्थापना भी, इसकी स्थापना भी या एस्टेब्लिशमेंट भी कब हुई? 1950 में। और इलेक्शन कमीशन के हाथ में ये जिम्मेदारी थी कि वो भारत में पहले इलेक्शन कराए, आजाद भारत में पहले इलेक्शन कराए। भारत में वैसे पहले इलेक्शन होते थे, लेकिन वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से नहीं होते थे, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के हिसाब से नहीं होते थे। लास्ट क्लास में हमने जब इस प्रिंसली स्टेट वाला एक टॉपिक किया था, उसमें हमने मणिपुर पढ़ा था। स्टॉप हो गया कैसे? नहीं नहीं, तो वो 1 मिनट वो कर दो, 1 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं नहीं, क्लोज मत करो पागल, वीडियो तो चल रही है। ये देखो, क्लोज तुम कह रहे क्लोज हो गया, क्लोज होगा। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा इसको क्लोज करने की कह रहे थे, चलो कोई बात नहीं। तो मेरे को बताइए, आजाद भारत में ऐसा कौन सा पहला स्टेट था जिसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के हिसाब से चुनाव कराए थे? कौन सा था? है ना। बाकी जो वीडियो देखेंगे बच्चे वो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, कि कौन सा पहला स्टेट था जिसमें जो आजाद भारत ने इसमें क्या कराए? इलेक्शन कराए थे, वो भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के हिसाब से। क्योंकि इससे पहले जो अंग्रेजों का भारत था, वहाँ इलेक्शन तो होते थे, लेजिस्लेचर इलेक्शन, बट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से नहीं होते थे, अलग होते थे। वो हम कभी बाद में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग जो है वो है ना, कब बनेगा? जब संविधान बनकर तैयार होगा। संविधान कब इनफोर्स हुआ? 1950 में। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, आप लोग जानते हो। और संविधान के अनुच्छेद 324 में किसके बारे में है? चुनाव आयोग के बारे में। और चुनाव आयोग की स्थापना भी कब हुई है? 1950। अब चुनाव आयोग तो एक ऑफिस है, उसके कुछ मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र संस्था है, उसके अपने कुछ नियम कानून होंगे, लेकिन उसको चलाने वाले तो लोग ही होंगे।
तो भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? हाँ जी, भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुकुमार सेन। ठीक है, ये बेटा आपको याद रखना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकुमार सेन। अभी के कौन है? राजीव गांधी ना, हाँ वैसे सही बोल रहा है, लेकिन अटक गया बीच में, अभी चेंज हो गए। ज्ञानेंद्र कुमार, जो अभी रिसेंट के वर्तमान के हमारे इलेक्शन कमिश्नर है, उनका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र कुमार। और जो पहले थे, वेरी फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सुकुमार सेन। तो इनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि ये भारत में पहले इलेक्शन कराएं। तो हमारे जो पहले इलेक्शन है उसके बारे में हम अभी पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब भारत के पहले इलेक्शन कब हुए, कोई बता सकता है? 1952 में। ठीक है, 1952 के फरवरी में वो कंप्लीट हो गए, बस स्टार्ट कब हुए थे? अक्टूबर 1951 में। तो इंडिया के जो फर्स्ट इलेक्शन है, जो इंडिया के प्रथम चुनाव है, वो शुरू हुए हैं कब से? अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक चले हैं। अब पहले चुनाव को कराना है, और याद रखिए आजाद भारत में पहले चुनाव हो रहे हैं, और आप सब लोग ये छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मैंने ही आपको बहुत सारा 11th में पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे। तो हमने पढ़ा था कि इंडिया में फेडरलिज्म गवर्नमेंट है। फेडरल मतलब संघवाद सरकार है, मतलब भारत में केंद्र सरकार भी होती है और राज्य सरकार भी होती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो उन दोनों के इलेक्शन होने हैं। ठीक है, आप तो वो भी एक साथ होने हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि अभी तो इंडिया में स्टेट के इलेक्शन अलग होते हैं और सेंटर के इलेक्शन अलग होते हैं। जैसे अभी इसी साल फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुए, और आने वाले नवंबर में किस में चुनाव है? बिहार में चुनाव। तो आपके मन में आ रहा होगा अलग अलग कैसे हो गया जब पहले साफ था। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी गवर्नमेंट गिर भी तो गई। जैसे 5 साल से पहले गिर गई किसी स्टेट की गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल से पहले गिर गई, तो इसलिए उनके चुनावों की डेट जो है वो आगे पीछे हो गई। कोई 3 साल में सरकार गिर गई तो कोई 2 साल में गिर गई, कोई 4 साल में गिर गई, इसलिए उनके आगे पीछे हो गई। जब वो शुरू हुए थे, हमारे पहले इलेक्शन कब शुरू हुआ था बता सकते हो? अभी देखो, अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 में। तो ये जो पहली बार चुनाव हो रहे थे, जिनको कौन करा रहा था? सुकुमार सेन। कौन थे सुकुमार सेन? भारत के पहले चुनाव आयुक्त। ठीक है, आयुक्त को इंग्लिश में बोलते हैं कमिश्नर। पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, आपको ध्यान रखना, इनके कंधों पे जिम्मेदारी थी। अब इनको दोनों चुनाव कराने हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी। अब आपको लगता है कि चुनाव कराना बहुत आसान है, ऐसे ही करा लो, तो जरा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चलिए मैं इसको स्लाइड को ऊपर ले जा रहा हूं, या दूसरी स्लाइड पे चलें? दूसरी पे है, चलो इस पे ही रहने देते, ऊपर ले जाता हूं मैं। अब सुकुमार सेन के आगे जो पहले चुनाव हुए, उसको क्या क्या परेशानी उसमें आई, हम वो बात करेंगे। यार कॉफी ठंडी हो रही है, मुझे बहुत देर हो जाएगी। चलो, जो पहले इलेक्शन हुए, इसके आगे समस्याएं क्या क्या थी, तो देखिए इधर इस फर्स्ट अपने इलेक्शन जो हुए उसमें बहुत सारी समस्या। सबसे पहले हम बात करें तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि इंडिया में 85% लोग जो है वो इलिटरेट थे, मतलब 15%, 15% लोग ही केवल लिटरेट थे। लिटरेट मतलब पढ़े लिखे थे, साक्षर थे। तो अनपढ़ लोगों को, मतलब 85% जो अनपढ़ लोग हैं, जो साक्षर नहीं है, उनको यह समझाना कि चुनाव हो रहे हैं, भारत के पहले, आजाद भारत में पहले चुनाव हो रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है, तो आइए और वोट दीजिए। तो आपको लगता है वो वोट देने आएंगे? आएंगे, बहुत कम लोग आएंगे। लेकिन आप उनको क्या जवाब देंगे जब वो ये पूछेंगे कि चुनाव में आने से, पार्टिसिपेट करने से, इलेक्शन में आके इलेक्शन करने से क्या मेरी लाइफ बदलेगी? आप सोचिए, इमेजिन करिए कि एक छोटा मजदूर या एक छोटा रिक्शे वाला
जो अंग्रेजों के टाइम में भी क्या कर रहा था, तांगा चला रहा था, रिक्शा चला रहा था। ऐसे वो पहले आपने देखा, पहले ऐसा पकड़ने वाला रिक्शा होता, भागता था उसको लेके आदमी, तो वो रिक्शा वो चलाता था। अभी तो उसको रिक्शे वालों को मतलब 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए तक सवारी मिलती है। आप उस समय इमेजिन करिए, उसको कुछ पैसे मिला करते होंगे, 2 पैसे, 5 पैसे, देखे हैं आपने कभी पुराने सिक्के? 2 पैसे मतलब 100 पैसे मिला के 1 रुपया बनेगा, ठीक है? उसको कितने मिलेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। खैर उस समय के हिसाब से वैलिड हुआ करते होंगे और उसमें बहुत सारी चीजें भी आ जाती होगी, लेकिन वो सोचिए, वो आदमी अंग्रेजों के टाइम में है और वो तब भी रिक्शा खींच रहा है, करेंसी दूसरी थी, और वो रिक्शा चलाएगा, उसको वही 5 पैसे 10 पैसे मिलेंगे। फिर एकदम ही हल्ला हुआ कि देश आजाद हो गया, उसने खुशियां मना ली होगी, लेकिन अगले दिन 16 अगस्त से फिर दोबारा रिक्शा खींचने गया वो, तो उसके जीवन में परिवर्तन आया क्या? बहुत बड़ा। फिर कुछ साल बाद सरकार ने बोला, मतलब 1 साल बाद 51 में, कि वोट दो, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है भारत, आजाद भारत में पहली बार चुनाव है, आप वोट देने आई हैं। तो फिर दोबारा वो कह रहा है, भाई मैं अंग्रेजों के टाइम में भी रिक्शा खींच रहा था, अब भी मैं रिक्शा खींच रहा हूँ, और वोट देने के बाद में मैं क्या करूंगा? रिक्शा ही खींचूंगा। तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, मुझे इसका जवाब दे दो। तो आप कैसे कन्विंस करोगे उन लोगों को जो बिल्कुल सोसाइटी में, बिल्कुल मतलब समाज में बिल्कुल आखिरी पायदान पे आदमी खड़ा है, नीचे बिल्कुल जो है, उसको कैसे आप कन्विंस करोगे? क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया डेवलप हुआ, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ड्रामेटिकल चेंज तो नहीं आ सकते ना। ड्रामेटिकल चेंज मतलब तो नाटकीय बदलाव, जैसे फिल्मों में होता है। फिल्मों में देखा, हीरो भागते भागते बड़ा हो जाता है, देखे ऐसे, है ना? जैसे हीरो की माँ खो गई, बाप खो गया, बहन को गुंडे ले जा रहे हैं, तो उनको भागते 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 वो क्या हो जाता है, दिखाते ना, कैमरे दिखाते पैर पे, भागते भागते वो बड़ा हो जाता है, इस तरह का दिखाते हैं। ऐसे ड्रामेटिकल चेंज तो नहीं आ सकता, तो बड़ा मुश्किल था लोगों को ये देखना, ठीक है? तो समस्या, पहली समस्या में हम क्या देखते हैं? पहली समस्या में आती है कि 15% ही लोग क्या है, साक्षर है। साक्षर है मतलब 15% ही लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, उनके हिसाब से हमें चीजें करनी है, ठीक है? पहली समस्या आई। दूसरी समस्या क्या आई कि कर्मचारी, कर्मचारी मतलब वर्कर्स, कि इतने बड़े देश में दोनों चुनाव होने, दोनों मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के भी होने, तो इतने सारे चुनाव, इतना बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमें बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत है, लगभग लाखों लाख कर्मचारियों की जरूरत है। उनका अरेंजमेंट करना ये बड़ी मुश्किल सी बात है, ठीक है? और पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ पोलिंग बूथ बनाने की भी प्रॉब्लम है कि ये कहाँ बनेंगे, ठीक है? और क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी, मतदाता सूची तैयार करनी है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभी बता रहा हूँ, जहां पे जाके वोट दोगे बेटे, वोट जाके कहीं तो दोगे, ये घर पे वोट दे दोगे? जहां पर जाकर, जैसे आपको पैसे निकालने तो एटीएम जाओगे, बैंक जाओगे, तो एटीएम कहीं तो होगा, तो वोट दोगे तो कहीं तो दोगे जाकर, तो वो पोलिंग बूथ कहाँ बनाने हैं? क्योंकि इलेक्शन कराना है और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। ऐसा नहीं मेरे घर पे रखवा लो जी बूथ मशीन, मेरे मशीन तो होती नहीं थी। चलो एक टॉपिक भी हमें मिल गया यहाँ पर। शुरुआत में जो पहले इलेक्शन हुए वो बैलेट पेपर के होते थे। बैलेट पेपर मतलब कि एक कागज आपको दिया जाएगा कुछ इस तरीके का, देखिए एक कागज कुछ इस तरीके का आपको दिया जाएगा, और यहाँ पर उसमें अलग अलग सिंबल बन रहे होंगे, यहाँ पे आपको थप है, हाँ वो क्लोज कर दो बहुत ही हल्के हाथ से, ठीक है? इधर देखिए, यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है ना, यहाँ पे चुनाव चिन्ह होगा, पार्टी का नाम होगा, व्यक्ति का नाम होगा, ठीक है? चुनाव चिन्ह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनपढ़ लोग पढ़ नहीं पाएंगे, वो क्या देखेंगे? चुनाव चिन्ह ही देखेंगे, जैसे झाड़ू है, जैसे हाथ है, जैसे कमल का फूल है, इस तरीके से, ठीक है? तो जहां पर भी वोट देना है वहां पर आप थप्पा लगा देंगे, मोहर सी लगा देंगे, और फिर पेपर फोल्ड करेंगे, जैसे हम गुल्लक में पैसे डालते हैं, नोट डालते हैं, इसी तरह बॉक्स में डालते हैं। पहले क्या होता था, ध्यान से देखो बच्चों,
पहले बॉक्स अलग अलग होते थे, पहले बॉक्स क्या होते थे, अलग अलग है। मान लो ये आम आदमी का है, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, तो यहां पर लिस्ट नहीं होती थी। बस यहां पर आप थप्पा मारा नॉर्मल पेपर में और किसमें भी डालना उसमें डाल देंगे, ठीक है। लेकिन बाद के इलेक्शन में बॉक्स कितने हो गए, बॉक्स हो गया एक ही, ठीक है, एक ही बॉक्स हो गया, इस तरीके का होता है ना, एक ही बॉक्स हो गया। उसमें आपको जिसको वोट देना है उसके ऊपर आप मोहर लगाइए और इसमें डाल दीजिए, ये होता है बैलेट पेपर। फिर 2004 में इंडिया ने सबसे पहली बार अडॉप्ट करा क्या, ईवीएम। क्या होता है ईवीएम, 2004 में, हाँ जी, याद रखना ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ईवीएम, ईवीएम इंडिया ने कब अडॉप्ट की है, 2004 में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब केवल आपको क्या करना है, इस तरह की एक मशीन होती है, ठीक है, इस तरह की एक मशीन होगी, उस पे यहां पर बटन बने होंगे और वही सेम चीज यहां पर होगी कि व्यक्ति का नाम, पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह, ठीक है, वो होगा। और आपको जिसको भी वोट देना है उसके सामने वाली स्थिति का बटन आप दबा दीजिए। अब आपके मन में, मैं जानता हूँ बहुत सारे खुराफाती बच्चे, उनके मन में आएगा कि भैया अगर मैं ऐसे करूं, एक ही जगह 5-6 बार बटन दबा दूं तो क्या 5 वोट जाएंगे, ऐसा नहीं हो गया, क्योंकि मशीन में जब आप वोट दे देंगे तो वो कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए पॉज लेती है, ठीक है। आप लोगों ने वोट नहीं दिया होगा, मैंने दिए हैं कई बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मशीन ऐसे रखी होती है किसी टेबल पे, वो कवर्ड होता है पूरा इलाका, जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है, मतलब आपका वोटर आईडी चेक करना, आपका नाम वोटर लिस्ट में देखना, आपके हाथ पे इंक लगाना, वो सब पहले ही हो जाता है। फिर आपकी तलाशी वगैरह लेना, वो भी पहले ही हो जाता है कि आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह कुछ है तो नहीं जिससे आप उपद्रव कर सको। फिर वो सब होने के बाद आपको भेजा जाता है, जब आप कोई मशीन पे बटन दबाएंगे तब कुछ सेकंड के लिए, 10 से 12 सेकंड के लिए मशीन पॉज लेगी, बड़ी सी बीप की आवाज आएगी और लाइट जो है वो ग्रीन से रेड हो जाएगी। फिर वो आपको जो कर्मचारी होंगे वो वहां पे कह देंगे कि आप आ जाइए। अगर कुछ उपद्रव करते हो तो काफी सारी फोर्स और पुलिस वहां रहती है, फिर आपके साथ क्या होगा वो आप खुद जिम्मेदार हो इसके लिए। हाँ मैं जानता हूँ, अगर लोग ऐसे ऐसे करें कि इकट्ठे 5-6 बटन एक साथ दबाएं तो भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माइक्रो सेकंड पहले जो पहले दब जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप इंसान हो मशीन नहीं हो कि आप ऐसे 5 के 5, 10 की 10 उंगलियां एक साथ दबाओ। तो इसमें माइक्रो सेकंड पहले जो दब जाएगा उसको वोट चला जाएगा, बाकी के वोट का कोई मतलब, बाकी के बटन का फिर कोई भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये 2004 में ईवीएम आई है, और 2019 से एक चीज और भी आई है जिसको हम क्या बोलते हैं, वीवी पैट। वीवी पैट क्या होता है, देखो कई बार ये आरोप लगे कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है या ईवीएम जो है, ईवीएम सही से काम करे, क्योंकि है तो ये मशीन ही, और मशीन का बार बार जांचना पड़ता है क्या वो सही से काम कर रही है। हम स्कूटर बाइक वगैरह भी चलाते हैं, जैसे कंप्यूटर भी हम चलाते हैं, तो वक्त वक्त पे इसको सर्विस देते रहते हैं, इसको अपडेट करते रहते हैं। तो ऐसे ये भी ईवीएम है, क्या जो हम बटन दबा रहे हैं वोट हमारा उसको ही जा रहा है, ये हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। इसलिए 2019 में एक चीज और आई जिसको हम क्या बोलते हैं, वीवी पैट बोलते हैं। अब वीवी पैट क्या करता है मैं आपको बताता हूं। ये ईवीएम मशीन के साथ ही तार से एक बड़ी सी मशीन जुड़ी होती है जिसको भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया होता है, भेल, ठीक है। बेल या भेल करके एक कंपनी है, भारत की नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी जानते हो कि भारत की जो 9 सरकारी बड़ी कंपनियां हैं लाइक डीआरडीओ वगैरह वगैरह, तो उसमें एक भेल कंपनी भी है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उन्होंने ये मशीन बनाई है। ये बड़ी सी मशीन होती है, यहाँ पे मैंने उतनी अच्छी नहीं बनाई, यहाँ पे एक शीशा लगा होता है, कांच लगा होता है, और जैसे बस में टिकट बाहर आती है या कोई बिल बाहर आता है, शॉपिंग आप करते हो बिल आता है ना, हैंड टू हैंड, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो बिल आ जाता है एक लंबा सा, तो उसी तरह जैसे आप यहाँ पर कोई भी बटन दबाएंगे जिसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा, व्यक्ति की फोटो भी होने लगी है आजकल तो, है ना, व्यक्ति का नाम होगा और पार्टी का नाम होगा, तो आप जैसे ही वोट दबाएंगे किसी भी, मान लेते हैं आप कोई भी XYZ पार्टी का आप वोट यहाँ पे दबा रहे हैं, तो वो कुछ सेकंड में ही यहाँ से एक मशीन से मतलब रोलर निकलेगा, कागज निकलेगा, और कागज पे वही प्रिंट होके आएगा जो आपने यहाँ पे दबाया होगा।
कि मान लेते हैं आप कोई भी पार्टी को वोट दे रहे हैं, उसके व्यक्ति का नाम ये है और चुनाव चिन्ह ये है, तो तुरंत यहाँ पे प्रिंट होके अंदर आ जाएगा। वो आप लेकर नहीं जा सकते, वो अंदर है मशीन के, इस बॉक्स के अंदर है, बगल में शीशा लगा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। वो कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ लटका रहेगा, 4, 5, 10 सेकंड के लिए, कि आराम से आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने जिसको वोट दिया है ये वही है। फिर वो पर्ची जो है वो नीचे गिर जाएगी और फिर आप बाहर जा सकते हो। तो ये और पारदर्शिता को दिखाता है। हालांकि आप लोग जानते हैं, अभी जानते हो कुछ अपडेट रहते हो क्या हो रहा है देश में? हाइड्रोजन बॉम्ब? हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया है कि भाजपा क्या कर रही है, वोट चोरी कर रही है। अब इसके लिए उन्होंने आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, और अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा देश क्या है भाई? हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्शन है। हमने बात करी अभी इस बारे में। तो मुझे बताइए, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति ने कई बार वोट डाला है ना, कई लोग जो मर चुके हैं उनके नाम पे वोट पड़े, कई नकली जाली वोटर आईडी बनाकर वोट डाला गया, केवल एक कर्नाटक की एक विधानसभा से कई लाखों वोट फेक पड़े हैं, ये उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। और वो अपने आरोप के लिए सबूत भी दिए हैं उन्होंने, पब्लिक के सामने आके, मीडिया के सामने आके उन्होंने पूरी चीजें पब्लिक कर दी कि कहां कहां उन्हें शक है, किन किन लोगों के फेक वोटर आईडी बने हैं, किन किन लोगों ने फेक वोट डाले, या आके उन्होंने पब्लिक कर दिया। और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने जवाब मांगा, तो इलेक्शन कमीशन बदले में पता उनको क्या कहते हैं कि आप लिखित में दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो हम भी मानते हैं, लेकिन अगर आप पे कोई आरोप लगा रहा है तो आप उससे लड़ेंगे या अपने आप को सही साबित करेंगे? सही साबित करोगे तो आप उसकी जांच कर दो, बात खत्म कर दो। जिस जिस वोटर आईडी, जिस जिस नाम और जिस विधानसभा के वो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, उस विधानसभा का डेटा इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होगा क्या? आजकल जब आपका डेटा फ्लिपकार्ट के पास और अमेजोन के पास है, तो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होगा, ये मान ही नहीं सकता मैं। अभी सेल चल रही है ना, आपने देखा होगा ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है उसमें अभी फेस्टिवल सीजन में सेल चलती है। आप देखो, वही फोन, मैं अपने फोन से अगर कुछ चीज सर्च करूंगा तो मुझे कुछ और प्राइस शो होता है, इसको कुछ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस कंपनी के पास मेरा डेटा है और वो जानती है कि मैं किस तरह खर्च कर सकता हूँ पैसा, कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ, उसके पास पता है सब कुछ। यहाँ तक कि कोई लड़की सर्च करेगी और कोई लड़का सर्च करेगा तो दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग आइटम प्राइस पे शो होंगे। ये क्योंकि डेटा है। ऐसा हो सकता है, आपको खुद बताइए, आम तौर पर बाइक के जो गियर्स है, अब मेरे को यकीन नहीं हुआ, कल रात को मैं कुछ काम से मैं देखने लगा कि क्या अमेजोन पे जो फेस्टिव सीजन या फ्लिपकार्ट पे फेस्टिव सीजन पे जो सेल चल रही है, तो मैंने कहा मैं देखूं तो जरा क्या अच्छे है प्रोडक्ट, अगर कुछ समझ आता है तो मैं भी मंगाऊं। तो फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे दोनों पर बाइक गियर्स मिल रहे हैं, राइडिंग गियर्स मिल रहे हैं। राइडिंग गियर्स मीन्स होता है ग्लव्स, हेलमेट, जैकेट। अब मुझे बताओ, अमेजोन और फ्लिपकार्ट को किसने बताया कि मैंने बाइक ली है? किसने बताया? तुम में से किसी ने कभी बताया? तुम बता भी नहीं सकते, तो उसको कैसे मालूम चला? मैंने तो सर्च भी नहीं किया, मैंने कुछ भी ऑनलाइन नहीं मंगाया।